हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग और टीचिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। लर्निंग और टीचिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 मॉडल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान में हम पढ़ चुके थे शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, इसकी अवधारणा के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में और इसके कार्य, शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख परिवार के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे शिक्षण प्रतिमान के प्रकार। जो शिक्षण प्रतिमान के प्रकार थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो शिक्षण प्रतिमान के 4 प्रकार है। रिचर्ड सचमैन का शिक्षण प्रतिमान और ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, डोनाल्ड का सूचना संक्रिया प्रतिमान और प्रत्यक्ष निष्पत्ति प्रतिमान। रिचर्ड सचमैन का प्रतिमान हम पढ़ चुके थे। रिचर्ड सचमैन का जो प्रतिमान है वो इंक्वायरी प्रतिमान था, यानी इंक्वायरी मॉडल था, जिसको हमने पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे आज ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी बुनियादी इस शिक्षण प्रतिमान के जो जनक है वो है ग्लेशियर, रॉबर्ट ग्लेशियर, जिसने इसका प्रतिपादन 1962 में किया था। इस शिक्षण प्रतिमान की रचना में कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। यह प्रतिमान जो है वो 4 बुनियादी घटकों में बांटा गया है। कितने घटकों में बांटा गया है? 4 बुनियादी घटकों में, जो बच्चों की जो शिक्षण की जटिल प्रक्रिया होती है उसको सरल बनाने में सहायक होते हैं। पहला घटक जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, तीसरा है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और चौथा है निष्पत्ति मूल्यांकन। ये है आपका ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो इसमें आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिचर्ड सचमैन का कौन सा प्रतिमान है, ग्लेशियर का कौन सा प्रतिमान है। 1 वर्ड टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं और शॉर्ट टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टाइप भी बन सकते हैं कि यानी शिक्षण प्रतिमान के प्रकारों को बताइए। तो लॉन्ग टाइप में आपको चारों प्रकारों को लिखना है। शॉर्ट टाइप में आपको खाली रिचर्ड का या ग्लेशियर का पूछ सकते हैं और खाली नाम भी पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट में कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसका था या पृष्ठा प्रतिमान किसका था। ठीक है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया का यह मुख्य घटक होता है अपेक्षित परिवर्तनों को समुचित व्याख्या करना, यानी किस उद्देश्य से हम ये प्रतिमान दे रहे हैं उसका अनुदेशन किस तरह से होना चाहिए। बच्चों का लक्ष्य जो है वो पहले से निर्धारित होना चाहिए, उनके उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य बालक के व्यवहार में क्या लाना होता है? परिवर्तन लाना होता है। तो ये सब पहले से निर्धारित होना चाहिए। प्रारंभिक व्यवहार, पूर्व ज्ञान तथा पूर्वानुभव के आधार पर बच्चों के ज्ञान के स्तर को जानना कि बच्चों ने कहाँ तक उन्हें पूर्व ज्ञान है और नए पाठ पढ़ाने से पूर्व हमें बच्चों को किस हद तक नया ज्ञान देना है उसका निर्धारण कर लेना चाहिए। यानी भावी पीढ़ी को हमें क्या क्या अर्जित करवाना है इसका निर्धारण हम पहले ही कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, शिक्षण युक्तियों एवं साधनों के प्रयोग की योजना बनाना, यानी हमें कौन से साधन उपयोग में लाने हैं, बच्चों को किस किस साधनों एवं विषय वस्तु के आधार पर कौन सी सहायक सामग्री यूज़ कर सकते हैं, कौन सी युक्तियाँ प्रयोग में ला सकते हैं, कौन से प्रयोग हम बच्चों के सामने ऐसे करेंगे जिससे कि बच्चों को अनुदेशन देने में सहायता मिल सके, ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाना, यानी युक्तियाँ निर्धारित करना, सहायक सामग्रियाँ निर्धारित करना। निष्पत्ति मूल्यांकन, इस पद में हम क्या करेंगे, इस घटक में क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ाया है बच्चों को, जो भी आपने शिक्षण करवाया है, जो ज्ञान ग्रहण करवाया है, क्या उन्होंने बोध कर लिया, क्या उन्होंने ज्ञान ग्रहण कर लिया, इसके बारे में हम जानकारी उनकी ले सकते हैं। मूल्यांकन करना यानी मौखिक प्रश्न पूछना या लिखित टेस्ट लेना, या आपने जो भी उनको करवाया है प्रयोग या युक्तियों का प्रयोग करवाया है, जो मॉडल आपने स्वयं बनाकर बच्चों को समझाए हैं, क्या बच्चे स्वयं उन मॉडलों को बनाने में रुचि रखते हैं, क्या वो आवश्यक सुधार शिक्षण में करते हैं। अगर उन्होंने ज्ञान नहीं ग्रहण किया तो आप उनके शिक्षण सुधार के लिए कुछ नई नई युक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये था बुनियादी यानी बच्चों की जो बुनियाद होती है शिक्षण की वो मजबूत होनी चाहिए। घटक है 4 जिसको जटिल शिक्षण से सरल शिक्षण भी बनाया जाता है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में आगे क्या है, विशेषताएं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की क्या विशेषता होती है? यह अधिगम प्रतिमान एवं शिक्षण के लक्ष्य को निर्देशित करता है, यानी जो सिखाना है उसके लक्ष्य को क्या करता है, ये निर्धारित करता है। शिक्षण और छात्र के व्यक्तिगत अभ्यास, यानी शिक्षण के लिए छात्र का व्यक्तिगत अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा स्वयं अभ्यास नहीं करेगा वह नहीं सीख पाएगा।
शिक्षण में छात्र की निपुणता पर बल देना, यानी छात्र को सभी कार्यों की क्या करना, निपुण करना। जब तक बच्चा स्वयं निपुण नहीं होगा, स्वयं कार्य कर नहीं सीखेगा, तब तक शिक्षक का पढ़ाया हुआ निरर्थक है। यानी मैं भी आपको जो पढ़ा रही हूँ, आप स्वयं प्रयोग करके नहीं देखोगे, स्वयं याद नहीं करोगे, स्वयं अभ्यास नहीं करोगे, स्वयं किसी पाठ को पढ़ने के लिए तत्पर नहीं रहोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सके, चाहे मैं आपको किसी तरह से भी पढ़ा लूँ। अगला पॉइंट है विशेष आकर्षक शैक्षिक नियोजन व पाठ व्यवस्था, यानी ऐसी पाठ व्यवस्था उपलब्ध करवाना जिसमें विशेष आकर्षण हो, जिसको बच्चा अपनी रुचि लेकर पढ़े, उस पाठ की और बच्चों का आकर्षण हो, वो पढ़ने में रुचि ले, वो तत्पर हो। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति न होने तक पुनर्शिक्षण का क्रम चालू रखना, यानी जब तक बच्चों का अनुदेशनात्मक जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो तब प्राप्त ना हो, तब तक आप पुनर्शिक्षण करवाते रहिए। यानी यह शिक्षक करवाएगा कि जिस अनुदेशनात्मकता के आधार पर जिस लक्ष्य को लेकर या जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था, अगर वो सफल नहीं हुआ है, वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो पुनर्शिक्षण की व्यवस्था होती है। तो यह इसकी विशेषता है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का महत्व, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी बालकों के विशिष्ट उद्देश्य एक तो होते हैं सामान्य उद्देश्य, एक होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों में तो अवबोध कराना, ज्ञान करवाना, ये विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को हर घटना का प्रकार, कारण, उसकी परिभाषा, उसके अर्थ को स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण देना, ये क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। इस प्रतिमान से सभी उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, यानी जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है उससे सारे उद्देश्य, यानी सारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य सभी की प्राप्ति हो सकती है। मनोवैज्ञानिक शक्तियों का प्रयोग करना, यानी जो बच्चों का मानसिक स्तर है उनके बारे में जानना, मनोवैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग करना, मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को सिखाना। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति और उनको व्यवहार के रूप में बल देना, यानी जो उद्देश्य प्राप्त हमें कर रहे हैं उनको व्यवहारिक रूप देना, उन्हें बच्चों का व्यवहार में उतारना बहुत आवश्यक है। जब तक बच्चे उन्हें व्यवहार में नहीं उतारेंगे तब तक वो शिक्षण ग्रहण नहीं कर सकेंगे। अगला पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों की शिक्षक अपनी सृजनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकता है, यानी जो शिक्षक होते हैं उनको भी कुछ सृजनात्मक क्रियाएं करनी चाहिए जिनको देखकर बच्चे भी सीखें और वो भी सृजनात्मक क्रियाएं करें। अगर शिक्षक एक व्याख्यान रूप में प्रदर्शित शिक्षण करवाएगा तो बच्चों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं होगी, बच्चा यही सोचेगा ये तो सब मैं किताबों में भी पढ़ सकता हूँ। कुछ नया सृजनात्मक करने के लिए बच्चे हमेशा आकर्षित होते हैं उस पाठ को पढ़ने के लिए, कुछ नया है। अगर छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन्हें कुछ स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा। कुछ आप ऐसे मॉडल बना के उनके सामने ले जाते हो तो उन्हें खुशी होती है, अरे हाँ कुछ नई चीज़ पढ़ने को आ गई, उन्हें मज़ा आता है। आप सबको देखकर ही उन्हें मज़ा आता है कि आज तो कुछ नया पढ़ाया जाएगा, यानी मॉडल उनके सामने अगर पेश किए जाते हैं तो वो खुश होते हैं। ठीक है, तो ये था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएँ, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का महत्व। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं शिक्षण प्रतिमान के प्रकारों में। एक तो रिचर्ड सचमैन का पृष्ठा प्रतिमान, दूसरा अभी जो हमने पढ़ा ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जिसमें 4 घटक बताए गए, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और निष्पत्ति मूल्यांकन। फिर उसके बाद हमने इस जो शिक्षा प्रतिमान है वो ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है, इसको भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है हमारा डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना संक्रिया प्रतिमान। डोनाल्ड नॉर्मन का जो सूचना संक्रिया प्रतिमान है, इस सूचना संक्रिया प्रतिमान के जनक जो होते हैं वो है डोनाल्ड नॉर्मन। डोनाल्ड नॉर्मन ने इसका प्रतिपादन किया था। इसमें यह बताया गया है कि ये जो सूचना संक्रिया है, सूचना संक्रिया का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार हम कंप्यूटर में किसी भी सूचना को संग्रह करके रख सकते हैं, उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में भी सूचनाओं का संग्रहण होता है। कंप्यूटर में हम लंबे समय तक किसी भी संचित उपयोगी आवश्यक डाटा है उनको संचित लंबे समय तक रख सकते हैं। तो क्या मानव की मस्तिष्क जो है उसमें भी हम लंबे समय तक डाटा को रख सकते हैं? मानव की मेमोरी को नापा जाता है इसमें कि जो मानव मस्तिष्क है उसकी मेमोरी कितनी है, वो कितने समय तक किसी भी सूचनाओं को संग्रह करके अपनी मेमोरी में रख सकता है। इसीलिए मानव मस्तिष्क के बारे में, इस मानव मस्तिष्क
की जो संग्रह क्षमता है उसके बारे में इस मॉडल में कहा गया है। तो डोनाल्ड नॉर्मन का ये जो मॉडल है, इसमें उन्होंने सूचना संक्रिया प्रतिमान के बारे में बताया है। सूचना संक्रिया यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना, यानी आप अपने मस्तिष्क में कितनी सूचनाओं को, आप जब एग्ज़ाम पेपर देने जाते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे नॉर्मल आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप कितने सारे आंसर एक साथ कलेक्ट करके रखते हो, पूरे साल पढ़ते हो, हर चीज़ याद करते हो, हर चीज़ों को समझते हो। फिर आपका असली टेस्ट कब होता है? जब आप एग्ज़ाम देते हो। तो उस समय आपके मानव मस्तिष्क में कितनी क्षमता होती है, धारण क्षमता, किसी भी सूचनाओं को मतलब रखने की, संचित रखने की। तो इसके बारे में बताया गया है कि सूचनाओं को किस तरह से मानव अपने मस्तिष्क में संचित रख सकता है। वह जितनी सूचनाओं को संचित रखेगा वह उतना ही अधिक मानसिक रूप से दृढ़ बनेगा। ठीक है। उसी तरह से डोनाल्ड ने ये प्रतिमान दिया है कि सूचना संक्रिया प्रतिमान, सूचना संप्रेषण प्रतिमान के आधार, इसके 4 आधार है। प्रथम आधार सोचने की प्रक्रिया, द्वितीय आधार समस्या समाधान के लिए वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी इसके 4 आधार दिए गए हैं, जिसमें बालक पहले सोचता है सूचनाओं को। जब उसे एक व्यक्तिगत वातावरण से वो सूचनाएं प्राप्त करता है तो उसके बारे में सोचता है कि किस तरह से ये क्या संभव है, उसकी स्मृति में उन सूचनाओं को लाता है, उसके पर चिंतन करता है। द्वितीय आधार, जब वो सोचने की प्रक्रिया में एक तकनीकी रूप विकसित करता है, तभी वह तकनीकी रूप से उसका विकास करता है, उसमें कुछ रणनीति का निर्माण करता है, कुछ अपनी मन से स्वचालित सामान्यीकरण करता है। उस हिसाब से वह सूचनाओं का क्या करता है, उसकी सूचनाओं के तर्क वितर्क प्रस्तुत करता है, उसमें समस्या समाधान करने का प्रयास करता है, जिसमें वर्तमान स्थिति और पूर्व ज्ञान, उसके जो उसने नवीन ज्ञान ग्रहण किया, नई सूचनाएं जो प्राप्त की है, उस पर पूर्व ज्ञान अगर उसके आधार पर कुछ होता है उसके पास, तो उस दोनों को मिलाकर उसका समाधान करने का प्रयास करता है। उसका तीसरा आधार क्या है? नवीन अवधारणा को जन्म देना, यानी वर्तमान ज्ञान और पूर्व ज्ञान को जोड़कर नवीन अवधारणा को जन्म देना। अगला है चौथा आधार। चौथा आधार, इसमें किसी भी तथ्य की जांच परख करना, उसको स्वीकार करना, यानी बालक क्या होता है कि पहले तो सूचनाओं को सोचता है, सूचना जब उसके दिमाग में जो सुनता है उसके बाद उस पर सोचता है, सोचने के बाद चिंतन और मनन करता है, चिंतन और मनन के बाद वो तर्क वितर्क प्रस्तुत करता है, समस्या समाधान करने की कोशिश करता है। और किस आधार पर? वर्तमान ज्ञान और पूर्व ज्ञान के आधार पर। तीसरा आधार क्या है? नवीन अवधारणा को जन्म देना, यानी जब वो दोनों के बारे में सोचता है तो नवीन आधार को क्या देता है? जन्म देता है, नवीन चीज़ें कुछ सीखता है। चतुर्थ आधार, यानी किसी भी तथ्य की जांच परख करना और उसे स्वीकार करना। पहले जांच परख करवाते कि रियल में ये सही है, फिर उसके क्या करना? उसको स्वीकार करना। इसी तरह से जैसे आप लेसन बनाते हो तो पहला क्या था? उसके बारे में सोचते हो, यार ये ऐसे कैसे बनेगा। दूसरा, आप बनाने का प्रयास करते हो, आपके पास जो पुराना ज्ञान होता है उसको नवीन ज्ञान से, वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हो, और फिर कुछ नई चीज़ निर्मित होती है, तो वो होता है आपका पाठ्य योजना का निर्माण होता है। और उस पाठ्य योजना को आप जांच परखते हो कि हाँ, अपनी तरफ से पूरे संतुष्ट हो जाते हो कि यार सही है, मेरी तरफ से ये सही है। और जब पूरी तरह से वो मूल्यांकन की स्थिति में आता है, जब टीचर के पास आता है, तब आपके अगर कुछ पूर्ण सुधार करने की आवश्यकता होती है तो उसमें आप पूर्ण सुधार करते हो। ठीक है। इसके बारे में हम आगे जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको धीरे धीरे जो चीज़ें सिखाई जाए वो समझ में आ जाएगी, ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगी। तो ये सूचना संप्रेषण की जो आगे के पॉइंट्स है वो मैं कल की क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।